बोलने वाला शख्स मुमकिना तौर पर सिकंदर एक ऐसा इंसान है जो मुजरिमों और दुश्मनों को ढूंढने में महारत रखता है। इसका जुमला और जब हम किसी को पकड़ने निकलते हैं तो आखिरकार हम इसे ढूंढ ही लेते हैं। इसकी ताकत एतमाद और खतरनाक नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। इसके बाद मिस्टर हाशिम का जिक्र आता है जो कोई आम आदमी नहीं था, यानी वो आ तो बहुत बासर था, आ किसी बड़े राज में शामिल था। इसकी लाश को ठिकाने लगाने की वीडियो का सामने आना इस बात को जाहिर करता है कि ये मामला अब खुफिया नहीं रहा बल्कि एक बड़ा स्कैंडल बन सकता है। वीडियो का मौजूद होना इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है क्योंकि अब सच छुपाना आसान नहीं रहा। यही वजह है कि बोलने वाला शख्स लाला को खबरदार करता है कि अब मामला पहले जैसा नहीं रहा और अगर एहतियात न की गई तो नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। लाला के साथ गुफ्तगू में एक वाज़े तनाव, टेंशन नजर आता है, जहां एक तरफ नरमी का तासुर दिया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ खिली धमकी भी दी जा रही है कि जो हाशिम के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इस मुकालमे में नफसियाती दबाव भी नुमाया है। बोलने वाला शख्स लाला को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ जानता है, हत्ता कि ये भी कि वीडियो किसने भेजी है। इससे लाला पर ज़हनी दबाव बढ़ता है और वो खुद को गैर महफूज महसूस करता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि शायद किसी को कभी पता ही ना चले कि तुम्हारे साथ किया हुआ, जो एक वाज़े धमकी है कि तुम्हें भी गायब किया जा सकता है। आखिर में जब वो शख्स कहता है कि ओ मेरा मकसद सिर्फ आपको इत्तला देना था, तो ये एक तरह का ड्रामाई तजाद, आयरनी पैदा करता है क्योंकि पूरी गुफ्तगू में धमकी, खौफ और ताकत का इजहार हो रहा होता है मगर अल्फाज में नरमी रखी जाती है। इससे जाहिर होता है कि किरदार बहुत चालाक और हिसाब से खेलने वाला है। ये पूरा सीन दरअसल ताकत की जंग, राजों की हिफाजत और एक ऐसे खतरनाक खेल को दिखाता है जहां हर किरदार दूसरे को ज़हनी तौर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसमें सस्पेंस इस बात पर कायम है कि हाशिम के साथ असल में क्या हुआ, वीडियो किसने बनाई और अगला निशाना कौन होगा। कहानी का आगाज एक पुरसुकून मगर मानी खेज माहौल से होता है जहां एक खूबसूरत रेस्तोरां में मुलाकात हो रही है। ज़िक्रिया निहायत शाइस्तगी से खातून के रेस्तोरां की तारीफ करता है मगर इस तारीफ के पीछे असल मकसद कारोबारी है। वो बताता है कि इसकी कंपनी ग्रुप इस इलाके की तमाम ज़मीन खरीद चुकी है और अब वो चाहता है कि ये रेस्तोरां भी उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए। यहाँ से ताकत की एक खामोश जंग शुरू होती है। ज़िक्रिया की बातों में नरमी है मगर उसके अल्फाज में एक दबाव भी छुपा हुआ है, जबकि खातून निहायत मजबूती और खुददारी के साथ इनकार कर देती है। वो कहती है कि ये जगह सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इसकी जिंदगी, इसकी मेहनत और उसकी शनाख्त है। इस लम्हे पर उसका किरदार एक बाएतमाद, खुद मुख्तार और जज्बाती तौर पर जड़ा हुआ इंसान बनकर सामने आता है। जब वो ज़िक्रिया को बात मुकम्मल किए बगैर ही जाने का कहती है तो ये सिर्फ एक इनकार नहीं बल्कि इसकी अना और आज़ादी का इजहार होता है। दूसरी तरफ ज़िक्रिया के लिए ये इनकार गैर मुतवक्के होता है क्योंकि वो आदी है कि लोग उसकी पेशकश कबूल कर लेते हैं। इसके बाद सीन का माहौल बदल जाता है और कहानी सस्पेंस और खतरे की तरफ चली जाती है। खातून एक सुनसान सड़क पर अकेली रह जाती है जहां इसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इसका फोन भी सिग्नल नहीं पकड़ता जो इसकी बेबसी को और बढ़ा देता है। यहाँ डायरेक्टर एक ऐसा माहौल बनाता है जहां खामोशी, तन्हाई और खौफ एक साथ महसूस होते हैं। इसी दौरान ज़िक्रिया दोबारा आता है और मदद की पेशकश करता है मगर खातून अपनी अना और गुस्से की वजह से इसे ठुकरा देती है। ये लम्हा बहुत अहम है क्योंकि अगर वो मदद कबूल कर लेती तो आगे आने वाला खतरा शायद टल सकता था। यहाँ ये दिखाया गया है कि बाज़ औक़ात इंसान का गुरूर इसे मुश्किल में डाल देता है। फिर अचानक कहानी में एक झटका आता है। कुछ गुंडे नमूदार होते हैं और इसे लूट लेते हैं। वो इसकी कीमती चीजें, घड़ी, चीन, फोन सब छीन लेते हैं। ये सीन न सिर्फ खौफनाक है बल्कि हकीकत के करीब भी लगता है क्योंकि ऐसी वारदातें आम जिंदगी में भी हो सकती है। इस लम्हे पर खातून मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाती है। जब ज़िक्रिया दोबारा आता है तो वो इस पर ही इल्ज़ाम लगा देती है कि इसने ये सब करवाया है। यहाँ गलतफहमी अपने उरूज पर पहुंच जाती है। खातून के पास सबूत नहीं मगर हालात ऐसे हैं कि वो यही समझती है कि ज़िक्रिया इस सब के पीछे है। वो इसे एक खतरनाक धोखेबाज इंसान समझती है। दूसरी तरफ ज़िक्रिया वाकई हैरान और नाराज होता है क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं होता। इसके लिए ये सूरत हाल अजीब है कि वो मदद करने आया और बदले में इसे इल्ज़ाम मिल रहा है। यहाँ दोनों किरदार एक दूसरे के बारे में बिल्कुल उलट राय रखते हैं जो कहानी में मज़ीद कशमकश पैदा करता है। इसके बाद कहानी का एक और पहलू सामने आता है जब ज़िक्रिया अपने बास से बात करता है।
बास के अल्फाज से जाहिर होता है कि वो बहुत ताकतवर और ख़तरनाक आदमी है जो शहर में अपना कानून चलाता है। ये कराची है, यहाँ हमारा कानून चलता है। जैसे जुमले इस बात की निशानदेही करते हैं कि वो लोग सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर मुजरमाना ताकत भी रखते हैं। फिर खातून एक बार फिर खतरे में आ जाती है जब कुछ मशकूक लोग इसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं। ये सीन पहले से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अब सिर्फ लूट मार नहीं बल्कि अगवा का खतरा भी है। वो मुजाहमत करती है, पुलिस की धमकी देती है, मगर वो लोग बाज नहीं आते। ऐन वक्त पर ज़िक्रिया इससे जड़ा हुआ कोई शख्स आकर इसे बचा लेता है। यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है क्योंकि जिस शख्स पर वो शक कर रही थी वही उसकी मदद करता है। इससे नाजरीन के जहन में सवाल पैदा होता है कि असल में ज़िक्रिया की हकीकत क्या है, वो अच्छा है या बुरा। इसके बाद भी खातून का गुस्सा खत्म नहीं होता। वो मुसलसल इसे बुरा भला कहती रहती है, इसे मुजरिम समझती है और उसकी नीयत पर शक करती है। ज़िक्रिया भी तंग आकर कहता है कि वो सिर्फ मदद कर रहा था और इसे बिलावजा बदनाम किया जा रहा है। दोनों के दरमियान ज़बानी जंग जारी रहती है। आखिर में जब वो इसे महफूज जगह अस्पताल तक छोड़ता है तो वो इसका शुक्रिया अदा करने के बजाय कहती है कि वो इसे कभी मुआफ नहीं करेगी। ये बात जाहिर करती है कि इसके दिल में अभी भी गुस्सा और बदएतमादी मौजूद है। मजमूई तौर पर यह सीन हमें ये सिखाता है। ऐन वक्त पर ज़िक्रिया इससे जड़ा हुआ कोई शख्स आकर इसे बचा लेता है। यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है क्योंकि जिस शख्स पर वो शक कर रही थी वही उसकी मदद करता है। इससे नाजरीन के जहन में सवाल पैदा होता है कि असल में ज़िक्रिया की हकीकत क्या है, वो अच्छा है या बुरा। इसके बाद भी खातून का गुस्सा खत्म नहीं होता। वो मुसलसल इसे बुरा भला कहती रहती है, इसे मुजरिम समझती है और उसकी नीयत पर शक करती है। ज़िक्रिया भी तंग आकर कहता है कि वो सिर्फ मदद कर रहा था और इसे बिलावजा बदनाम किया जा रहा है। दोनों के दरमियान ज़बानी जंग जारी रहती है। आखिर में जब वो इसे महफूज जगह अस्पताल तक छोड़ता है तो वो इसका शुक्रिया अदा करने के बजाय कहती है कि वो इसे कभी मुआफ नहीं करेगी। ये बात जाहिर करती है कि इसके दिल में अभी भी गुस्सा और बदएतमादी मौजूद है। मजमूई तौर पर यह सीन हमें ये सिखाता है। अलीना की माँ फातिमा एक बासर और ज़हीन औरत है जो न सिर्फ अपने ख़ानदान की इज्जत और मकाम का ख्याल रखती हैं बल्कि कारोबारी मामलात में भी बहुत फ़ाल है। वो एक मजबूत शख्सियत की हामिल है जो अपनी बेटी की खुशी और मुस्तकबिल के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहती है। फातिमा के शौहर का इंतकाल कुछ साल पहले हो गया था, जिसके बाद वो निहायत समझदारी और खुद एतमादी के साथ ख़ानदान की जिम्मेदारी निभाती है। फातिमा ने अपनी बेटी अलीना को हमेशा ये सिखाया कि ज़िंदगी में इज्जत और वक़ार के साथ रहना सबसे अहम है और कभी भी किसी के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलने चाहिए। वो चाहती हैं कि अलीना न सिर्फ तालीम में कामयाब हो बल्कि अपनी शख्सियत में भी मजबूत और खुद मुख्तार बने। अलीना के बाप जो कि सुहरान के ख़ानदान के कारोबारी ताल्लुकात के ज़रिए उनके होटल खरीदने आए हैं, फातिमा के लिए एक अहम मौका लेकर आए हैं। फातिमा न सिर्फ कारोबारी मामलात में होशियार हैं बल्कि अपने ख़ानदान के वक़ार को भी मुकद्दम जानती है। इसलिए जब सुहरान का ख़ानदान होटल खरीदने आता है तो वो निहायत माकूल और शाइस्ता अंदाज में सब कुछ देखती है, मगर दिल ही दिल में अपने बेटी की खुशी और मुस्तकबिल के लिए हर कदम पर गौर कर रही है। ये बैक स्टोरी स्टॉट में निहायत मुअस्सिर साबित होती है क्योंकि ये बताती है कि अलीना एक महफूज और मोहब्बत भरे माहौल में बड़ी हुई है, मगर साथ ही इसकी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस और कारोबारी सियासत भी शामिल है जो कि सुहरान और अलीना की मुलाकात और उनके रोमांटिक सफ़र की बुनियाद रखती है। अगर आप चाहें तो मैं इस स्टॉट सीन का मुकम्मल ड्रामाई सीन भी बना दूं जिसमें अलीना के वालिद और सुहरान का ख़ानदान होटल खरीदने आता है और इस दौरान छोटे रोमांटिक और दिलचस्प मुकालमे भी शामिल हों ताकि कहानी ये वो लम्हा है जब दो दिल एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून महसूस करते हैं। सुहरान जो बज़ाहिर संजीदा है लेकिन दिल से हसास है और उनिला जो शरारत और हंसी से भरपूर है। ये दोनों एक दूसरे की दुनिया का सबसे हुसैन हिस्सा है। उनिला, तुम जानती हो जब तुम हंसती हो तो मेरी दुनिया रोशन हो जाती है और तुम नाराज हो तो दिल में एक छोटी सी खाली जगह रह जाती है। ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एतमाद और सुकून का है। यहाँ हर हंसी, हर झड़प, हर छोटा सा लम्हा यादगार है। सीन 2, छोटी शरारतें और हंसी। उनिला की शरारतें सुहरान के संजीदा रवैये में रोशनी डालती है और सुहरान की संजीदगी उनिला के दिल में एक खास सुकून पैदा करती है। ये रिश्ता जज्बात और खेल दोनों की शख्सियतों का हुसैन इम्तिजाज है। तुम जानती हो मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी खुशी समझता हूँ।
और तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी ताकत है। ये वो लम्हा है जब लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं और दिल की बातें सिर्फ आंखों और छू के जरिए कही जाती है। सीन 3, जज्बाती लम्हा और दिल की बातें। हर मोहब्बत का अपना रंग होता है और हर रिश्ते की अपनी कहानी। ये लम्हा सुहरान और उनिल्ला के लिए सिर्फ एक लम्हा नहीं बल्कि यादों में बस जाने वाला एहसास है। उनिल्ला, ये लम्हा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। चाहे वक्त कैसे भी गुजरे, ये एहसास कभी खत्म नहीं होगा। ये रिश्ता हमें याद दिलाता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि छोटे छोटे झगड़ों, हंसी और दिल की छपी बातों में भी जीती है। सीन 4, वालिदैन का पस मंजर, फातिमा और रियाज खान। हर मोहब्बत की कहानी में पस मंजर अहम होता है। उनिल्ला की माँ फातिमा एक मजबूत और बासर औरत है जो अपने खानदान की हिफाजत और इज्जत के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहती है। सुहरान के वालिद रियाज खान एक बेखौफ और बासर शख्स हैं जिन्होंने जिंदगी में कई लड़ाई झगड़े और चैलेंजेस जीते हैं। उनका असर सुहरान की शख्सियत में भी नजर आता है, संजीदगी, हौसला और दिल की गहराई। ये वालिदैन के किरदार सिर्फ पस मंजर नहीं बल्कि ये कहानी में मुस्तकबिल के कॉन्फ्लिक्ट्स और रोमांस के लिए बुनियाद रखते हैं। फिर अचानक कहानी में एक झटका आता है। कुछ गुंडे नमूदार होते हैं और इसे लूट लेते हैं। वो इसकी कीमती चीजें, घड़ी, चीन, फोन सब छीन लेते हैं। ये सीन न सिर्फ खौफनाक है बल्कि हकीकत के करीब भी लगता है, क्योंकि ऐसी वारदातें आम जिंदगी में भी हो सकती है। इस लम्हे पर खातून मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाती है। जब ज़िक्रिया दोबारा आता है तो वो इस पर ही इल्जाम लगा देती है कि इसने ये सब करवाया है। यहाँ गलत फहमी अपने उरूज पर पहुंच जाती है। खातून के पास सबूत नहीं मगर हालात ऐसे हैं कि वो यही समझती है कि ज़िक्रिया इस सब के पीछे है। वो इसे एक खतरनाक धोखेबाज इंसान समझती है। दूसरी तरफ ज़िक्रिया वाकई हैरान और नाराज होता है क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं होता। इसके लिए ये सूरत-ए-हाल अजीब है कि वो मदद करने आया और बदले में इसे इल्जाम मिल रहा है। यहाँ दोनों किरदार एक दूसरे के बारे में बिल्कुल उलट राय रखते हैं, जो कहानी में मजीद कश्मकश पैदा करता है। इसके बाद कहानी का एक और पहलू सामने आता है जब ज़िक्रिया अपने बास से बात करता है। बास के अल्फाज से जाहिर होता है कि वो बहुत ताकतवर और ख़तरनाक आदमी है जो शहर में अपना कानून चलाता है। ये कराची है, यहाँ हमारा कानून चलता है जैसे जुमले इस बात की निशानदेही करते हैं कि वो लोग सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर मुजरमाना ताकत भी रखते हैं। फिर खातून एक बार फिर खतरे में आ जाती है जब कुछ मशकूक लोग इसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं। ये सीन पहले से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अब सिर्फ लूट मार नहीं बल्कि अगवा का खतरा भी है। वो मुजाहमत करती है, पुलिस की धमकी देती है मगर वो लोग बाज नहीं आते।